हेलो स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या आता है? अक्षीय स्थिति एक्सियल पोजीशन एंड निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल पोजीशन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वीडियो में हम लोगों ने वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। तो इस वीडियो में हम लोग को इस तीनों टॉपिक पे पढ़ाई करनी है। तो वेलकम फ्रेंड्स, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, वैद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश जिस पथ पर गमन करता है उसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। मतलब कि यदि कोई एकांक धनावेश है, मान लीजिए कि वह एकांक धनावेश ये है, ये एक एकांक धनावेश है, ये जिस पथ पर गमन करेगा किसके अंतर्गत? विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत। मान लीजिए कि यह एक क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत यदि यह एकांक धनावेश किसी पथ पर गमन करता है, आप देख पा रहे होंगे कि किस पथ पर गमन कर रहा है, ये एक वक्रीय पथ पर गमन कर रहा है, तो ये क्या कहलाएंगी? यही विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहलाएंगी। तो हम लोग जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या क्या होते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण में पहला यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से स्टार्ट होती हैं यानी प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर खत्म होती हैं। मतलब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से किस आवेश पे क्षेत्र रेखाएं स्टार्ट हुई हैं? धन आवेश, और समाप्त कहाँ हो रही हैं? ऋण आवेश पर। अगला है यदि एकल आवेश हो, तो यदि एकल आवेश हो यानी कि यदि केवल प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज ही हो, तो वो अनंत से स्टार्ट होकर के अनंत पर ही खत्म हो जाएगी। कहाँ से स्टार्ट होकर के? अनंत पर से स्टार्ट होकर के अनंत पर ही खत्म हो जाएगी। अगला है दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। इस बात को याद रखना है। और ये चुंबक में भी आप लोग पढ़े थे कि दो बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। तो इसी तरह से दो क्षेत्र रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती हैं। अगला है विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के अभिलंबवत होती हैं। मान लीजिए कि यह कोई एक चालक है, तो इस चालक में सभी क्या होंगी? 90 डिग्री पे, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, सभी तरफ 90 डिग्री में होंगी, यानी कि अभिलंबवत होंगी। कुछ इस प्रकार से यह है 90 डिग्री में इस प्रकार से व्यवस्थित होंगी। यहाँ से पूरा मतलब पूरा 90 डिग्री में ही ये व्यवस्थित होंगी। इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री। तो क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक के तल के अभिलंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं चालक से हो करके नहीं गुजरती हैं। इस बात को याद रखना है कि कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, मान लीजिए कि ये चालक है, ये यहाँ पे प्लस चार्ज और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो कभी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस चालक में से होकर के नहीं गुजरेंगी। इसके आसपास से भले गुजरेंगी, लेकिन इसमें से होकर के कभी नहीं गुजरेंगी। अगला इसका प्रॉपर्टी है विद्युत क्षेत्र रेखाएं निष्कोण वक्र होती हैं। मतलब कि इसमें कहीं पे भी कोण आपको दिखाई नहीं देगा। यह एक वक्र है जिसमें किसी भी प्रकार का कोण स्थित नहीं है। इसी में एक बात याद रखने वाली है कि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होती हैं। कभी भी कोई चालक है तो चालक में विद्युत क्षेत्र अंदर में, इसके अंदर में क्या होंगी? शून्य होंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है एक समान और दूसरा है असमान, यानी कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यूनिफॉर्म में क्या होता है? एक दूसरे के समांतर तथा समदूरस्थ होती हैं। ये जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होंगी और समदूरस्थ होंगी। किंतु असमान रेखाएं क्या होंगी? इनकी दिशाएं भिन्न भिन्न होती हैं, कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होंगी और इनकी दिशाएं क्या होंगी? भिन्न भिन्न होंगी। अगला पॉइंट इसमें यह है कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? एक समान होता है। इसके प्रत्येक बिंदु पर एक समान होगा विद्युत क्षेत्र, किंतु इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं होते हैं। क्या होते हैं? असमान होते हैं। अगला हमारा पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव मतलब कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेशों के निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। मतलब यदि दो आवेश, मान लीजिए कि प्लस आवेश है और एक माइनस आवेश है, यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश, तो इनके निकाय को, ये जिस निकाय में स्थित रहेंगे
उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ध्रुव तो ये हो गया और दूसरा ध्रुव ये हो गया, तो इसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उनके बीच की दूरी क्या होती है? उनके बीच की दूरी होती है 2a। उसके बीच की दूरी को क्या किससे डिनोट करते हैं? 2a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे और याद रखने वाली बात क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी द्विध्रुव लंबाई कहलाती है। यही 2a क्या है? द्विध्रुव लंबाई है, तथा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? द्विध्रुव अक्ष कहलाती है। मतलब ये जो रेखा है जो इन दोनों ध्रुवों को मिला रही है, ये क्या कहलाएगी? द्विध्रुव अक्ष कहलाएगी। द्विध्रुव अक्ष, ये द्विध्रुव अक्ष कहलाएगी। और इनकी बीच की दूरी क्या कहलाएगी? द्विध्रुव लंबाई कहलाएगी। तो ये याद रखना है। हम लोग पहले समझते हैं कि ध्रुवीय और अध्रुवीय क्या होता है। जैसे ध्रुवीय चीजें जिसमें केंद्र क्या होंगी? ध्रुवीय चीजों में केंद्र असंपाती होंगी और अध्रुवीय चीजों में केंद्र क्या होती हैं? संपाती होती हैं। इस चीज को याद रखना है। जैसे कि ध्रुवीय चीजों में आप लोग एग्जांपल ले सकते हैं H2O यानी जल, NH3 यानी कि अमोनिया, और अध्रुवीय में आप एग्जांपल ले सकते हैं N2 यानी कि नाइट्रोजन, H2 हाइड्रोजन और O2 यानी ऑक्सीजन। तो अगला हमारा पॉइंट है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसी वैद्युत द्विध्रुव में किस प्रकार से आघूर्ण होता है, ये कैसे रोटेट होते हैं, इसी रोटेशन को हम लोग समझाने के लिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मतलब कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे P से प्रदर्शित करते हैं। याद रखने वाली बात है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक क्या है? कूलाम मीटर। याद रखना है, कूलाम मीटर इसका SI मात्रक है। तो हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश और, यानी वैद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश मतलब कि Q हो गया, और उनके बीच की दूरी यानी कि 2a। यहाँ पे हम लोगों ने देखा उनकी बीच की दूरी क्या है? 2a। तो Q एंड 2a का मल्टीप्लीकेशन यदि हम लोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा, जिसे हम लोग P से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सिंपली लिख सकते हैं P इज इक्वल टू 2QA। सदिश रूप में लिखने पर P में कैप आ जाएगा, इज इक्वल टू 2QA P कैप, ये होता है। तो आगे हम लोगों का पॉइंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें क्या है कि किसी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। याद रखने वाली बात है, किसी वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, किंतु इसका क्षेत्र शून्य नहीं होता। क्षेत्र शून्य कभी भी नहीं होगा वैद्युत द्विध्रुव का, आवेश भले ही शून्य हो जाए। तो ये दो प्रकार से होती हैं। पहले मैंने बताया था कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। पहला होता है एक्सियल पोजीशन, दूसरा होता है इक्वेटोरियल पोजीशन। तो हम लोग एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन किसे कहते हैं? ये होता है एक्सियल पोजीशन। मान लीजिए कि यहाँ पे एक प्लस क्यू आवेश स्थित है और ये माइनस क्यू आवेश स्थित है। इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? 2a हो जाएगी। और यहाँ पे यदि बिंदु P हो तो क्या है कि ये एक ही रेखा पे गमन हो रहा है, एक ही रेखा पे गमन हो रहा है, तो ये क्या होगी? एक्सियल पोजीशन होगी। लेकिन इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होगी? इक्वेटोरियल पोजीशन में ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। इसे A और B से डिनोट कर सकते हैं हम लोग। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में जो बिंदु P होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री बनाते हुए वहां पे स्थित होगा। तो ये निरक्षीय स्थिति कहलाती है और ये अक्षीय स्थिति यानी कि एक्सियल पोजीशन कहलाती है। तो आज हम लोगों को केवल एक्सियल पोजीशन के बारे में ही पढ़ना है, निरक्षीय स्थिति के बारे में अगले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और हाँ, इसमें से जो रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी होगा उसे चैप्टर के लास्ट में मैं आप लोगों को करा दूंगा। अभी फिलहाल हम लोग व्यंजक और थ्योरी पे ध्यान देते हैं। तो अगला है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण। जब कोई बिंदु द्विध्रुव अक्ष डाइपोल एक्सिस पर स्थित हो तो उस बिंदु को अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि डाइपोल एक्सिस यानी कि ये जो है डाइपोल एक्सिस है, इसी डाइपोल एक्सिस पर क्या है? बिंदु P स्थित है, तो इसे क्या कहेंगे? अक्षीय स्थिति में कहेंगे। तो इसके लिए व्यंजक हम लोग व्युत्पन्न करते हैं। मान लीजिए कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है, A पर प्लस क्यू आवेश तथा B पर माइनस क्यू आवेश है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि A और B क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। A पर प्लस क्यू आवेश है और B पर माइनस क्यू आवेश है, तथा दोनों के बीच की दूरी क्या है?
2a है, दोनों के बीच की दूरी 2a है और केंद्र O है, केंद्र यहाँ पे O है, O से r दूरी पर क्या है, बिंदु P स्थित है और इसी बिंदु P पर हम लोगों को क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना है। तब बिंदु A पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, E प्लस Q, क्योंकि बिंदु A पर है तो प्लस Q के कारण होगा। तो E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे जो दूरी है वो A से लेकर के P तक के बीच की दूरी को हम लोगों को लेना है कि A आवेश, A पर जो स्थित आवेश है प्लस Q आवेश, वो कितना प्रभाव डालता है बिंदु P पर, उसको हम लोगों को पहले निकालना होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है E इज इक्वल टू E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP स्क्वायर। या हम लोग लिख सकते हैं E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चित्र में आप देखेंगे कि AP इज इक्वल टू क्या हो रहा है, OP माइनस OA यानी कि R माइनस A। जैसे यहाँ पे चित्र में आप देख लीजिए, चित्र में क्या है, OP, OP में हम लोग किसको माइनस करेंगे, OA को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, AP का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे OP का वैल्यू कितना है, OP इज इक्वल टू तो R है और OA का वैल्यू क्या है, A है, इतना 2A, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि OP माइनस OA इज इक्वल टू R माइनस A। तो वहीं से यह आया है। तो यहाँ पे हो गया चित्रानुसार E प्लस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो E माइनस Q, यहाँ पे हम लोग, क्योंकि बिंदु B पर क्या है, माइनस Q स्थित है, माइनस Q आवेश स्थित है बिंदु B पर, तो हम लोग क्या लेंगे, वहां के लिए माइनस Q लेंगे। तो E माइनस Q इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपॉन BP स्क्वायर। वहां पे AP स्क्वायर हुआ था, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो दूरी होगी वो B से P के बीच की दूरी को हम लोगों को लेना है। तो सेम टू सेम कंडीशन है यहाँ पे कि BP इज इक्वल टू क्या होगा, OP प्लस OB, OP प्लस OB, यानी कि O से P तक के बीच की दूरी प्लस एक्स्ट्रा इतना OB तक के बीच की दूरी। तो हम उसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, R प्लस A लिख सकते हैं, वही वहां पे लिखा गया है R प्लस A। तो यहाँ पे जैसे BP का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी R प्लस A का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम लोग इक्वेशन सेकंड बना लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी परिमाण ज्ञात करेंगे। तो परिणामी परिमाण इज इक्वल E इज इक्वल टू क्या होगा, E प्लस Q माइनस E माइनस Q, यानी कि जो पहला है AP पर जो था उससे माइनस करना है हम लोगों को BP के लिए वाला को। तो समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस A स्क्वायर। ये किसका है, E प्लस Q का वैल्यू है, माइनस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस A स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, ये E माइनस Q का वैल्यू है। तो आगे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से दोनों में से 1/4πε0 और Q को क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे कॉमन ले लिए हम लोग, E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0, इसको कॉमन ले लिए और अंदर में क्या बचा, 1/R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। आगे हम लोग क्या करेंगे कि E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 R प्लस A स्क्वायर माइनस R माइनस A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कहाँ से आया है, इन लोगों का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं। ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, R प्लस A स्क्वायर, और R माइनस A का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा तो R माइनस A का होल स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर होगा। मतलब क्या होता है, यदि इसको A मान ले और इसको B मान ले तो इसको A और इसका B, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का क्या होता है, A प्लस B A माइनस B। तो वहीं पे ये A प्लस B है और ये A माइनस B है। तो जब इन दोनों का होल स्क्वायर है, इन दोनों का होल स्क्वायर है, तो ऑलमोस्ट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे क्या दिया है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर हुआ है। तो अगला है E इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0।
अब क्या करेंगे, आर प्लस ए का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो जानते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो उसी फार्मूले के अंतर्गत यहाँ पे आया है आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में डालेंगे क्योंकि ये टोटली चेंज होने वाला है अभी। तो यहाँ पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर कितना होता है, आर माइनस ए का होल स्क्वायर होता है आर स्क्वायर माइनस 2ra प्लस ए स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो यहां से जब इसको ब्रैकेट से हम लोग ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये तो सेम टू सेम रहेगा यहाँ तक, लेकिन माइनस के बाद ये आर स्क्वायर प्लस में है माइनस में आ जाएगा, और माइनस 2ra माइनस में है वो क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ए स्क्वायर का यहाँ पे प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और नीचे वाले को सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे। तो अगले में हम लोग देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर प्लस 2ra प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2ra माइनस ए स्क्वायर है। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर को और यहाँ से ए स्क्वायर को काट सकते हैं क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। वैसे इस आर स्क्वायर को और इस आर स्क्वायर को काट सकते हैं क्योंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है। बचा क्या, 2ra और 2ra दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4ra हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4πε0 इंटू 4ra अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू 1/4πε0। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2qa इंटू 2r, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके 2 को डिस्प्लिट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, यहां से 2 इंटू 2 में इसको तोड़ लेते हैं। 2 इंटू 2 में इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2q को यहाँ पे लिख लिए 2q एंड a को, और फिर वहां से 2r बचा उसको यहाँ पे लिख लिए। फिर हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब वैद्युत द्विध्रुव में कितना होता है, P इज इक्वल टू, अभी पढ़ाया मैं कि P इज इक्वल टू कितना होता है, 2qa होता है। तो P इज इक्वल टू 2qa होता है, तो यहाँ पे 2qa का वैल्यू P में हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे P आएगा तो P इंटू 2r इज इक्वल टू कितना होगा, P इंटू 2r इज इक्वल टू होगा 2pr। तो ये 2pr यहाँ पे लिख दिए हैं, E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr अपॉन नीचे का सेम टू सेम हम लोग उतार दिए हैं आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आगे हम लोग ये देखते हैं कि मान लीजिए कि आर की तुलना में ए का मान बहुत ही छोटा हो, आर की तुलना में ए का मान बहुत ही छोटा हो, मतलब आर बहुत मैक्सिमम दूरी है और ए बहुत छोटी दूरी है। तो ए को हम लोग 0 ले सकते हैं, ए इज इक्वल टू 0 या नगण्य मान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आर बहुत ही ज्यादा दूरी है, ये P तो थोड़ी दूरी में दिखाई दे रहा है, किंतु यह हो सकता है कि अनंत तक में स्थित हो तो ये R का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, किंतु A का मान तो छोटा ही रहेगा ना। तो R की तुलना में A का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, A इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो उसी को यहाँ पे दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या होगा, A का स्क्वायर 0 ही होगा और उसका भी स्क्वायर 0 ही होगा, तो इसको हम लोगों को लेने का कोई फायदा नहीं है। तो R का जो स्क्वायर है उसका 2 से मल्टीप्लाई होगा तो R का कितना हो जाएगा, R का 4 हो जाएगा ना, R का पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2pr अपॉन R का पावर 4। अब क्या करेंगे कि यहाँ से R है और यहाँ से भी एक R को काट देंगे, ये R इंटू R इंटू R इंटू R में है, R इंटू R इंटू R इंटू R में ये टूट जाएगा। तो एक R यहाँ से एक R ऊपर से कटेगा तो कितना बचेगा, R का पावर 3 बचेगा ना। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r³। यही क्या है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या परिमाण है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करना सीखा और विद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ेंगे और गॉस के प्रमेय वगैरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र के बारे में, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में। इसमें एक याद रखने वाली बात यह है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को माइकल फैराडे ने दिया था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को माइकल फैराडे ने दिया था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बिल्कुल दबाना ना भूलें और जितना हो सके इसको शेयर करें। थैंक यू।